Hello and a very warm welcome to all of you out there. Now in our last video we studied about business ethics. We studied about ethics. हमने पढ़ा कि जो ethics होता है और ये moral values होते हैं वो किस तरह से हमारे education, हमारे culture, हमारे upbringing, हमारे experience और साथ ही साथ हमारे situation पे depend करता है. हमने यही पढ़ा कि आफ्टर ऑल बिजनेस एथिक्स पढ़ना क्यों ज़रूरी है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ये सब हमने पढ़ा. नाउ वी नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द थ्योरीज ऑफ एथिक्स. ठीक है, वो तो देर आर लॉट्स ऑफ थ्योरीज ऑफ एथिक्स विच विल स्टडी इन डिटेल, बट बिफोर इन गोइंग इन टू थ्योरीज ऑफ डिटेल्स, let me tell you, give you a small example, and then what will happen is we'll substantiate each with these examples. और उसके बाद हम लोग को बताएं, हम लोग आप लोग खुद सोचें. ठीक है, क्योंकि देखिए इट्स वेरी सिंपल. हमारी अपब्रिंगिंग और आप सबों की अपब्रिंगिंग, जो लोग भी ये वीडियो सुन रहे हैं, उन लोग सबों की अपब्रिंगिंग डिफरेंट है. हम लोग सब अलग अलग स्कूल कॉलेजेस से पढ़ के गुजरे हैं. हमारा इफ़ आई एम लाइक 15-20 ईयर्स एल्डर टू यू, तो हमारे जो हमारा परिवेश है वो दूसरा है. जो हम इफ़ 10 ईयर्स में एक पूरा जनरेशन गैप होता है. किसी भी सिचुएशन में डील करने का एक तरीका होता है. माई डॉटर इज़ एंटरिंग टीन एज. द काइंड ऑफ डिफ़िकल्टीज माई मॉम, I don't even know if she had difficulties, but that is different, and that the kind of difficulties that I face is totally different. तो हर एक जन के लिए मॉरली सब चीज़ अलग होता है. मॉरली कंडक्ट करना, एथिकली कंडक्ट करना सब जन के लिए अलग होता है. आई गिव यू एग्जाम्पल्स. ठीक है, और हम आपको बता रहे हैं, एंड देन आई टेल यू अबाउट द वेरियस थ्योरीज ऑफ एथिक्स. और फिर आप सोच के बताएं कि आप कौन सी विचारधारा को फॉलो करते हैं. आप ये सोच के देखें कि आप किस विचारधारा को फॉलो करते हैं. व्हाट टाइप ऑफ एथिक्स सूट्स यू मोर. इफ़ आई से कि नहीं, ये है कि अगर हमने अपना गोल डिसाइड कर लिया और हम अपने गोल पे ध्यान दे के चलेंगे, मीन्स के बारे में नहीं सोचेंगे. भले ही मेरा गोल तो मुझे मिल गया, तो क्या ये सही है. दूसरा बोलता है कि भैया गोल की चिंता ना करो, गोल तो है ही, लेकिन रास्ता सही होना चाहिए. रास्ता सही नहीं लोगे तो गोल कभी सही नहीं आएगा, और सही आएगा भी तो फिर वो मज़ा नहीं आएगा, वो आपको बाद में लॉस करेगा. सबका अपना अपना सोचने का तरीका होता है. बस इसी तरीके को जो लोगों ने पढ़ा है, जो लोगों ने देखा है, उसको उन्होंने आपके टेक्स्ट में डाला है. एज सिंपल एज दैट. नाउ लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल. ठीक है, हम लोग एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं ये वाला पूरा चैप्टर. एक एग्जाम्पल देते हैं हम आपको. मान लीजिए एक लेडी होती है. ठीक है, देयर इज अ 70-80 ईयर ओल्ड लेडी, लेट मे बी 60, वट एवर, 60-70 ईयर ओल्ड लेडी होती है. अकेली रहती हैं घर पे. रोज़ सुबह संडे को 8 AM वो चली जाती हैं चर्च पे. चर्च जाती है और एक थीफ रहता है, बर्गलर. वो क्या करता है, वो रोज़ हर एक संडे को देखता है. वो बहुत दूर से कॉन्स्टेंटली ऑब्ज़र्व करता है कि ये लेडी कब घर छोड़ती हैं, कब नहीं छोड़ती हैं, और उसके सारे मूवमेंट्स पे नज़र रखता है. क्या होता है, जब एक आध महीने वो नज़र रखता है और देखता है हर एक संडे वो जा रही हैं, तो फिर वन फाइन संडे मॉर्निंग ही डिसाइड्स दैट टुडे इज़ द डे आई विल गो एंड स्टील द स्टफ. सो व्हाट हैपेंस इज ही गोज़ टू द बैक ऑफ द हाउस एंड देन ही ब्रेक्स ओवर द विंडो. जब वो ब्रेक करता है विंडो पे, तो देखता है कि आज तो वो घर खाली नहीं है. वहाँ पे वही लेडी है जो नीचे ज़मीन पे लेटी हुई हैं. उसे डर लग गया कि शायद ये मर गई हैं, और वो जल्दी भागते बाहर आता है. बाहर जब आता है तो एक पुलिस की गाड़ी वहाँ से क्रॉस कर रही होती है. वो कुछ बोलता नहीं है, एंड इज दैट डोंट ऑल दैट ड्रेसेस, जो काला ग्लासेस एंड ऑल दैट स्टफ. तो वो पुलिस वालों को शक होता है. तो पुलिस वाले से कुछ बोलते नहीं हैं. लेकिन क्या होता है, एक्चुअली उस घर में वो लेडी जो होती है वो मरी नहीं होती है. वो लेडी अनकॉन्शियस होती हैं. वो लेडी अनकॉन्शियस होती है कि उनके घर में कार्बन मोनोऑक्साइड लीकेज हो रहा होता है. देखिए, कार्बन, हम लोग हमारे सांस लेने के लिए ऑक्सीजन ज़रूरत है, एंड वी गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड. बट कार्बन मोनोऑक्साइड, एंड इट इज़ नॉट वेरी डेंजरस टू अस, बट कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ अ वेरी डेंजरस गैस टू अस, राइट. तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड दे आ रहा होता है, मतलब लीक कर रहा होता है. तो जैसे ही वो खिड़की खुली
तो वो जो आदमी है, मतलब वो सॉरी, जैसे ही खिड़की खुली वो गैस एस्केप कर गया, गैस एस्केप कर दिया, फ्रेश ऑक्सीजन आया और उस बूढ़ी लेडी का वापस से, उस ओल्ड एज लेडी का वापस से उसमें कॉन्शियसनेस आ गया। ठीक है, अब जब वो बाहर निकलती है और देखती है कि वहाँ पे पुलिस की भी गाड़ी है, वो चोर भी खड़ा है, दोनों बात कर रहे थे, एंड देन वो बताती है कि ऐसे खिड़की टूटा हुआ है। अब एथिकली आप देखें तो बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे डेवलप हो जाते हैं। डेवलप ये हो जाते हैं कि थेफ्ट करने आया था, गलत करने आया था, एथिकली गलत हुआ। दूसरा बोलता है थेफ्ट करने आया था बट किसी की जान बचा के गया, ये ज़्यादा बड़ी बात है। तो दूसरा उसका पॉइंट ऑफ व्यू रहता है। ठीक है, और ये आदमी तो भागने की कोशिश कर रहा था कि पहले तो हम थेफ्ट के चार्ज में फंसते, ऊपर से मर्डर के चार्ज में भरते, लेकिन वो तो कुछ पुण्य ही काम करके गया। तो यहाँ पे एथिक्स का क्वेश्चन आ जाता है कि क्या एथिकल है, उसे सज़ा मिलनी चाहिए कि आफ्टर ऑल उसने किसी का घर तोड़ने की कोशिश की है, किसी के मर्डर करने की कोशिश की है, उसमें उसको फ्रेम करना चाहिए। चोरी करने की कोशिश तो की है, दैट इज़ ट्रू, दो इट इज़ अ डिफरेंट थिंग दैट ही डिड नॉट स्टील बट ही वॉज देयर टू स्टील, उस पर उसको करना चाहिए, या फिर उसने किसी का जान बचाया तो सब। अब यहाँ पे क्या होता है, हर एक जन का अपना अपना वे ऑफ थिंकिंग होता है। द लेडी वुड से या मेरा घर तो तुमने बचा ली, मेरी जान तुमने बचा ली, तुम तो मेरे लिए देवता हो, माइट लीव। लेकिन वही उसका अगर मान लीजिए 20-22 साल का बच्चा होता, लड़का होता स्पेशली, तो उन लोगों में थोड़ा सा ज़्यादा जोश गर्मी होती थी, लाइक नहीं नहीं चोरी करने आया था, बच जाती मेरी माँ, वैसे ही हम अभी आ ही रहे थे, तुम ज़बरदस्ती घुस जाते, कहीं तुम ही मेरी मम्मी को मार के चले जाते, तो वो उसको जेल में डाल। तो ये हर एक what I am trying to say here is, me and you, both of us are different. We have different thinking approaches towards certain thing, right? We have to understand the kind of approach that we need. और जो हमारा अप्रोच है उसमें इसने टर्मोलॉजी दे दिया है। देयर इज़ अनदर एग्जाम्पल जो होता है आपका कैपिटल पनिशमेंट का। कैपिटल पनिशमेंट में क्या होता है, कैपिटल पनिशमेंट होता है कि लोग बोलते हैं कि जो गलत काम करते हैं उसे आप यू हैंग टिल डेथ। बट जैसे ये वो निर्भया कांड था, ठीक है, रेपिस्ट थे, दे वर ज्यूमेनाइज, तो आप यहाँ पे बोलते हैं कि एक चूहे बिल्ली को नहीं मारना चाहिए, एक चींटी मच्छर को नहीं मारना चाहिए, शेर जंगल में नहीं मारना चाहिए, बट दिस रेपिस्ट क्योंकि वो बच्चे हैं, वो 18 साल से छोटे हैं, उनको नहीं मारना चाहिए। लेकिन कुछ बोलते हैं कि बच्चे हैं लेकिन फिर भी हैवानियत का काम किया, उन्हें मारना चाहिए। दो एथिकल व्यूज़ हैं, दो मॉरल स्टैंडर्ड्स हैं, तो लोग आपस में लड़ जाते हैं, लोग आपस में देयर इज फ्लिक्ट बिटवीन द वेरियस थॉट वेज द पीपल हैव, एंड द फैक्ट इज देयर इज़ नो मॉरल फैक्ट्स। हम ये नहीं कह सकते कि यही सही है, दे आर मॉरल एटीट्यूड्स, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल का एक अपना एटीट्यूड होता है, जो हमने पढ़ा था लास्ट स्लाइड में, कि हर एक जन का एटीट्यूड, वैल्यूज़ वगैरह जो भी डेवलप होता है वो उस बंदे की पर्सनल होती है। ठीक है, तो जो एटीट्यूड, वैल्यूज़, बिलीव्स वो डेवलप हो रहा है, जो एटीट्यूड्स, वैल्यूज, बिलीव वो उसका पर्सनल हो रहा है और मॉरल एटीट्यूड्स डेवलप करते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द वेरियस थ्योरीज ऑफ एथिक्स। जब आप थ्योरीज ऑफ एथिक्स पढ़ें तो वही चीज़ सोच के देखें कि अगर किसी सिचुएशन में आप रहेंगे तो आप क्या करेंगे, और दैट इज़ हाउ यू डिफाइन द काइंड ऑफ एथिक्स दैट इज, एंड दैट इज़ द ईजिएस्ट वे ऑफ रिमेंबरिंग समथिंग एक्चुअली। सबसे पहला देखिए, इसमें दिस इज डायग्राम आई फाउंड ऑन नेट, एंड बहुत बढ़िया तरीके से सारा दिया हुआ है, विल डिस्कस इन डिटेल लेटर, ऑलराइट। इसमें पहला होता है मेटा एथिक्स। मेटा एथिक्स मतलब क्या होता है, इसे हम एनालिटिक एथिक्स भी बोलते हैं। ये एक्चुअली डील करता है कि आफ्टर ऑल ये जो मोरालिटी का ओरिजिन कहाँ से है, ये क्वेश्चंस पूछता है कि गुडनेस और राइटनेस और मोरालिटी, इससे पे क्वेश्चन होता है, और पूछता है भैया मोरालिटी है क्या। ये नहीं बोलता है कि क्या करो क्या नहीं करो, ठीक है, वो ये नहीं बोलता कि क्या करो क्या नहीं करो, बस वो क्वेश्चन करता है कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, सही है कि गलत है, दैट इज़ मेटा एथिक्स। नॉर्मेटिव एथिक्स जो होता है इसे हम पर्सपेक्टिव एथिक्स भी कहते हैं। ये बोलता है राइटनेस और रॉन्गनेस ऑफ द क्वेश्चन ऑफ द एक्शन, ठीक है, ये बोलता है, ये गोल्डन रूल इसमें यही है कि आप दूसरों के साथ जैसा करोगे दूसरे लोग भी, आप दूसरे के साथ वैसा ही करो जैसा आप एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरे लोग आपके साथ करें। यही गोल्डन रूल पे ये चलता है। मेटा एथिक्स तो ओरिजिन बताया, उन्होंने ये नहीं बोला कि कहाँ पे जाना है। नॉर्मेटिव एथिक्स में उन्होंने ओरिजिन नहीं बताया, वो बोलते हैं कि क्या सही क्या गलत करने बोलते हैं, जिसमें वर्च्यू एथिक्स, कॉन्सिक्वेंशलिज्म एंड डेंटोलॉजिकल एथिक्स आती है।
जो आपकी वर्चुअल एथिक्स जो होती है, वर्चुअल एथिक्स आपको बोलता है कि भैया अपना वर्च्यू होता है ना, बिहेवियर आपका, उसको हाई रखो, मॉरल स्टैंडर्ड्स को हाई रखो, अच्छे से काम करो, अच्छे से रखो, दूसरे लोग भी आपके साथ अच्छा ही करेंगे, राइट। लेकिन आपका जो नेक्स्ट इज द कॉन्सिक्वेंस जो होता है, तो कॉन्सिक्वेंस वाला जो बोलता है कि नहीं भैया, जो जो भी आपका वट एवर इज़ देयर, वट एवर इज़ द जो भी रास्ता अपना रहे हैं काम करने के लिए, जो भी रास्ता अपना रहे हैं काम करने के लिए, शुड बी बेस्ड अपॉन द कॉन्सिक्वेंसेस। ये नहीं कि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, मान लीजिए आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, दोनों में डिफरेंस आपको तुरंत पता चल जाएगा। आप एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक है, और कुछ लोगों ने एग्ज़ाम देने के लिए चिट्स बनाई और कुछ लोगों ने एग्ज़ाम देने के लिए बहुत मेहनत किया, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे रिज़ल्ट क्या है? रिज़ल्ट यही है कि सबको पास होना है विद गुड डिस्टिंक्शन मार्क्स। तो कुछ लोग बोलते हैं कि भैया रिज़ल्ट के बारे में सोचो, इसमें चिट्स बना लो, रिजल्ट्स के बारे में सोचो, रास्ते में कहीं गड़बड़ ना करो आप। तो आपका रिजल्ट अगर सही तरीके से आ जाएगा तो वास्ता कोई नहीं पूछेगा अगर आप नहीं पकड़ाओ तो वो जो रिज़ल्ट के बारे में सोच के चलते हैं, जो कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोच के रखते हैं और रास्ते की इच्छा नहीं करते, उसे कॉन्सिक्वेंसिज्म बोलते हैं। और डेंटोलॉजिकल एथिक्स होता है, वो रास्ते के बारे में सोचते हैं, वो पढ़ते हैं, राइट। वो उनके ऐसा नहीं है कि उनके दिमाग में कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है। ऑब्वियसली कोई भी पहले गोल्स ऑब्जेक्टिव सेट करेगा तब काम करना शुरू करेगा, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, वो लोग बस काम करना चाहते हैं। इट इज़ द कॉन्सिक्वेंस वाले में जो है, द कोर थ्योरी इज़ दैट द एंड जस्टिफाइज द मीन्स। जो अच्छा करेंगे उसके साथ खराब कभी नहीं होएगा, राइट। और डेंटोलॉजिकल थ्योरी में होता है डज नॉट फोकस ऑन रिजल्ट बट ऑन द एक्शंस। काम करने पर देखना है, उसी तरफ से वो चलता चला जाता है। नेक्स्ट इज द डिस्क्रिप्टिव एथिक्स। आई होप आई एम क्लियर, आई रिपीट अगेन। मेटा एथिक्स वही होता है जिसमें आपके में चलता जाता है। आई होप आई एम क्लियर इन दिस थिंग। मेटा एथिक्स वही होता है जो आपको ये नहीं बताता क्या सही है क्या गलत है, बस राइटनेस और रॉन्गनेस में चलता है। नॉर्मेटिव एथिक्स वो होता है जो आपका बताता है कि काम सही है या गलत है, वो बोलता है कि आप दूसरों के साथ अच्छा करोगे तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा। वर्च्यू एथिक्स में अच्छा करने बोलता है, आपके साथ अच्छा होगा। कॉन्सिक्वेंसेस में आप कॉन्सिक्वेंसेस को ध्यान में रखा काम किया जाता है, जहाँ बोलता है कि आप काम करते जाओ, कॉन्सिक्वेंसेस की इच्छा के बारे में सोच के, और रास्ते की चिंता मत करो। डेंटोलॉजिकल एथिक्स वो जो रास्ते के बारे में सोचता है और एंड रिजल्ट नहीं सोचता है। डिस्क्रिप्टिव एथिक्स होता है कि इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कंपैरेटिव एथिक्स। यू नो व्हाई इट इज़ कॉल्ड कंपैरेटिव एथिक्स? देखिए, एक तो ये डिस्क्राइब करने वाला हुआ, ठीक है, कि उस समय में किसी भी सोसाइटी में, किसी भी कल्चर में किस तरह के लोग क्या चीज़ कर रहे हैं, ठीक है। लोगों को ये बिलीव कराया जाता है कि भैया वो लोग एक्चुअली स्टडी किया जाता है कि लोगों की ओपिनियन क्या है मोरालिटी के बारे में, कि पीपल दे व्हाट दे थिंक, कि व्हाट इज़ राइट और व्हाट इज़ रॉन्ग, और वो जो लोग सोचते हैं ना उसे ही डिस्क्रिप्टिव एथिक्स बोलते हैं। और क्या होता है ना, अभी मान लीजिए, सी इफ यू गो लाइक दिस, अगर मान लीजिए हमारे सोसाइटी में 10 years बैक इंटरकास्ट मैरिज वॉज लाइक अ बिग टैबू, इंटरकास्ट नहीं करना, लेकिन धीरे धीरे लोग चेंज करते चले जा रहे हैं। तो उस समय में इंटरकास्ट मैरिज वॉज अ बिग टैबू, वॉज अ स्टडी ऑफ द पीपल्स ओपिनियन ऑन द मोरालिटी, ठीक है। लोगों को क्या लगता था उस समय कि क्या सही है, और कुछ लोगों को लगता था ये सही है, बाकी लोगों को वो बिलीव करा देते थे कि भैया यही सही है, इंटरकास्ट मैरिज सही है, कास्टिज्म इंटरकास्ट मैरिज सही नहीं है, कास्टिज्म सही है, कास्ट वाला चीज़ फॉलो करना चाहिए। धीरे धीरे क्या हुआ, अब बच्चे स्कूल जाते हैं, सारे कास्ट के बच्चे एक साथ बैठ के पढ़ते हैं, सारे कास्ट के बच्चे एक साथ उठते बैठते हैं, तो ये कास्टिज्म ख़त्म होते जा रहा है। तो बदलते समय के साथ, जब इफ़ यू आर द यंगस्टर्स हु आर स्टडिंग द नोट्स, तो यू विल यूल टेल योर चिल्ड्रन कि भैया देखो समय अब बदल गया है, अब ऐसा कास्टिज्म नहीं होता, अब लोग साथ मिलके चलते हैं, साथ काम करते हैं। तो आपकी विचारधारा जब बदली तो आप अपने लोगों के आसपास के लोगों की विचारधारा बदलेंगे, राइट। उस समय का डिस्क्रिप्टिव एथिक्स कुछ और होगा। कुछ दिन बाद जब वो आपके बच्चे जब उसको चेंज करेंगे तो उनकी विचारधाराएं कुछ और होंगी, यू नो। नाउ नेक्स्ट इज द अप्लाइड एथिक्स। अप्लाइड एथिक्स क्या होता है? अप्लाइड एथिक्स इज हाउ डू वी टेक मॉरल एक्ट एंड पुट इट इनटू प्रैक्टिस,
क्या चीज़ को हम लोग मॉरल एक्ट को लें उसको प्रैक्टिस में डालें। जैसे बायो एथिक्स होती है, जो एनवायरमेंटल एथिक्स होती है, फिर बिजनेस एथिक्स होता है, मिलिट्री एथिक्स होता है, पॉलिटिक्स का कुछ अपना एथिक्स होता है, पब्लिकेशन के कुछ एथिक्स होते हैं। दिस इज़ द ब्रीफ व्यू ऑफ द वेरियस एथिक्स। नाउ लेट अस डिस्कस दिस इन डिटेल। पहला है डिस्क्रिप्टिव एथिक्स। डिस्क्रिप्टिव एथिक्स हमने आपको बताया था कि यही चीज़ हम फिर से कहेंगे। यहाँ पे क्या होता है, अगर मान लीजिए कास्टिज़म हमारे सोसाइटी में एक ज़माने में बहुत 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 ज़्यादा इट वाज देयर, इट वॉज नोवेयर रिटन लॉफुली। देखिए, कहीं लॉफुली लिखा नहीं था कि ये कास्ट यहाँ पे ऐसे रहेगा, इस कास्ट के लोगों को ऐसे काम कराना है, इस कास्ट के लोगों को आपको बात नहीं करनी है, इसका। लेकिन होता था ऐसा, होता था ऐसा। तो अब जब लोग और बाकी जो लोग ऐसा करते भी थे, और द ऑफस्प्रिंग्स, जो छोटे बच्चे अपने बड़ों को देखते हुए बड़े हो रहे हैं, वो देखते हैं कि ऐसे ही होता है तो वो वैसे ही बड़े होते हैं, एंड देन दे थिंक दैट इट इज़ राइट। अभी उसके बाद क्या होता है कि ये अब हम लोग ये यही समझ रहे हैं कि यही एथिक्स है, यही सही है, यही मॉरल ड्यूटीज़ है, यही मॉरल राइट्स है। धीरे धीरे वो बच्चे स्कूल जाने लगते हैं। जब वो स्कूल जाते हैं तो हर एक कास्ट के बच्चों के साथ में बैठ के वो पढ़ते हैं। तब उन्हें समझाया जाता है, उनके सिविक्स में एक उनके हिस्ट्रीज़ के बारे में बताया जाता है। उनके सिविक्स में काफ़ी चैप्टर्स होते हैं, लॉज वगैरह में, साथ में साइंस प्रोजेक्ट्स वगैरह की जाती है। तब उन्हें ये समझ में आता है कि कास्ट सिस्टम जो है, दिस इज़ नॉट लाइक दैट। थोड़ा बहुत दिमाग में जिसका रहे सो रहे, बट देन पीपल अंडरस्टैंड दैट येस वी विल मेक फ्रेंड्स विद द पीपल विद डिफरेंट कास्ट। तो धीरे धीरे ये कॉन्सेप्ट जो कास्ट वाला होता है ख़त्म होता है। तो ये एथिकली जो है, जो हमारी मम्मी लोगों का था, जो एथिक्स के बारे में जो उनका डिस्क्रिप्टिव एथिक्स था अबाउट कास्ट, इज़ डिफरेंट फ्रॉम द माई एथिक्स अबाउट द कास्ट। एंड व्हेन यू विल कम अप योर कंसर्न अबाउट द एथिक्स अबाउट कास्ट, and when your children come up and their concern about the ethics about the caste is would be totally different, and that is why इसे हम लोग comparative ethics ही बोलते हैं, क्योंकि ये हमेशा समय के अनुसार चेंज होता रहता है, वो सोसाइटी पे भी डिपेंड करता है। साथ ही साथ ये इनपुट्स लेता है फ्रॉम डिसिप्लिन्स सच एज एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री टू एक्सप्लेन मॉरल राइट और रॉन्ग। ऑब्वियसली हमको अगर समझाना मेरे बच्चे को कि भैया आप ऐसा पढ़ो या ऐसा ना करो, हमने क्लास 9 में गलती थी, आप ना की थी, आप ना करो, तो हम अपनी हिस्ट्री से समझा रहे हैं, दूसरी हिस्ट्री समझा रहे हैं। दैट इज़ व्हाट इज़ डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्राइब करना, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका नॉर्मेटिव एथिक्स। नॉर्मेटिव एथिक्स क्या होता है? नॉर्मेटिव एथिक्स को हम लोग प्रिस्क्रिप्टिव एथिक्स में होते हैं भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे डिस्क्रिप्टिव एथिक्स में क्या किया हमने, सिर्फ डिस्क्राइब किया और हमने समय के साथ साथ वो चेंज भी किया। नॉर्मेटिव एथिक्स दूसरा चीज़ होता है, ये आपको बोलता है भैया कि क्या सही है क्या गलत है, ये एक नॉर्म सेटअप कर देता है। ये स्टडी करता है व्हाट आर द एथिकल एक्शंस एंड इट सेट्स आउट वेरियस राइटनेस एंड रॉन्गनेस ऑफ द एक्शन, कि सही है कि गलत है। गोल्डन ये रूल यही है कि आप जैसा दूसरों के साथ करोगे भैया, आपके साथ वैसा ही होगा। आप इट इज़ यू शुड एक्ट अकॉर्डिंगली हाउ डू यू वांट द अदर्स टू एक्ट टू यू, राइट। आप अगर किसी पे कांच का पत्थर तोड़ोगे तो आप एक्सपेक्ट करो कि आप पे भी कांच का पत्थर फेंका जाएगा। अभी देयर आर वेरियस पीपल जो ये वाले जो नॉर्मेटिव एथिक्स फॉलो करते हैं। इसमें आपका आ गया एक वर्च्यू एथिक्स, जिसको हमने अब आगे देखा था। वर्च्यू एथिक्स मतलब क्या हो गया? वर्च्यू मतलब क्या हो गया? वर्च्यू मतलब हो गया कि इट इज़ द बिहेवियर विच शोज़ हाई मॉरल स्टैंडर्ड्स, हाई क्वालिटी और हैबिट, ठीक है। हम अपनी जो जितनी भी मेरी बिहेवियर है उसे हम बहुत अच्छा रखेंगे, ठीक है। उसके बाद ये वर्च्यू एथिक्स जो है, ये इनके बारे में प्लेटो, एरिस्टोटल, थॉमस जी ने कहा है। दे सेड दैट द प्लेटो गिव द स्कीम ऑफ 4 कार्डिनल वर्च्यूज़। एक होता है प्रूडेंस, जस्टिस, टेम्परेंस एंड फोर्टिट्यूड। प्रूडेंस क्या होता है? प्रूडेंस होता है कि आप केयरफुल रहें, जस्टिस प्रोवाइड करें दूसरों को। टेम्परेंस इज प्रैक्टिस ऑफ कंट्रोलिंग योर थॉट एक्सेट्रा इन अ वे दैट इट इज़ रीजनेबल, ठीक है। फोर्टिट्यूड इज करेज। लेट मी पुट इट अनदर वे। वो प्लेटो बोलते हैं कि उन्होंने कहा, सी दिस इज प्लेटो इज लॉन्ग बैक। उनकी आप हम लोग एथिक्स की बात करें या उनके जो उनको जो सही लगता है उसकी अगर हम लोग बात करें तो 4 कार्डिनल वर्च्यूज़ होते हैं। एक हो गया प्रूडेंस, वो कहते हैं हमें केयरफुल रहना चाहिए, हमें लोगों का जस्टिस यानी हमने सही काम करना चाहिए,
हमें केयरफुल होना चाहिए, हमें वो काम करना नहीं चाहिए जिससे हम जो अनरीजनेबल हो, और हमें करेज रखना चाहिए। टेम्परेंस का एग्जाम्पल है कि मान लीजिए हमें शराब नहीं पीना चाहिए। क्यों नहीं शराब पीना चाहिए भैया? इट्स रॉन्ग, इट्स गुड, नॉट गुड फॉर हेल्थ, एवरीथिंग लाइक दैट। तो क्या होता है, ये चीज़ आपका आ गया। एरिस्टोटल जो है, हिज डिसिपल प्लेटो के डिसिपल जो उनके जो स्टूडेंट थे एरिस्टोटल, वो क्या किए, वर्च्यूज़ को दो पार्ट में डिवाइड कर दिए, एक मॉरल और एक इंटेलेक्चुअल। ही आइडेंटिफाइड सम ऑफ द मॉरल वर्च्यूज इंक्लूडिंग विजडम, वाइज होना, विजडम। देन इज द डेंटोलॉजिकल एथिक्स। डेंटोलॉजिकल एथिक्स के बारे में भी हम लोगों ने कुछ कुछ पढ़ा है। व्हाट इज डेंटोलॉजिकल एथिक्स? Deontological ethics is when we have focused on the rightness or the wrongness of the action. We do not follow the rather than the consequences of the action. जब हम काम करना शुरू करते हैं, वही एग्ज़ाम का एग्जाम आप सोचें, जब आप एग्ज़ाम के बारे में सोचते हैं, आपकी एग्जाम से एग्ज़ाम्स निकल गया, मिड सेम एग्जाम आपने अच्छे से बनाना शुरू किया कि आपने पढ़ना और अच्छे से शुरू किया, आपने क्या करना शुरू किया? तो भैया हमने क्या किया कि हमने अच्छे से, हम लोग क्या करें, वी आर फोकसिंग ऑन द राइटनेस एंड रॉन्गनेस ऑफ द एक्शंस एंड नॉट ऑन द कॉन्सिक्वेंसेज। हम एग्ज़ाम के बारे में सोचेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा हम सोचेंगे कि हम सही तरीके से पढ़ के आगे बढ़ें। ठीक है, अभी इसमें क्या है, यही डेंटोलॉजिकल थ्योरी में देयर आर पीपल हु हैव देयर आर डिफरेंट पीपल हु हैव गिवन वेरियस थ्योरीज, जिसमें पहला है कैंटिज्म। इसमें ये कैंट कहते हैं कि ह्यूमन ऑक्यूपाई special position in creation and there is an ultimate commandment from which all duties and obligations derives. ठीक है, तो हम लोग जो ह्यूमन बींग्स है, हम लोग जो हैं, हम लोग इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में एक बहुत स्पेशल क्रिएशन है, और देयर इज़ एन अल्टीमेट कमांडमेंट फ्रॉम विच ऑल ड्यूटीज़ एंड जितने ऑब्लिगेशंस जो हमें काम करनी है वो मिलती है। एज पर हिम मॉरल वैल्यूज़ जो है वो दो टाइप की होती है। ठीक है, दो प्रिंसिपल्स पे होती है। एक है प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सलिटी एंड दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी। प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सलिटी का क्या मतलब होता है कि जो मॉरल एक्शन आदमी जो कर रहा है, इट इज़ पॉसिबल इफ इट मस्ट बी पॉसिबल टू अप्लाई टू ऑल पीपल। यूनिवर्सलिटी का मतलब क्या हुआ? यूनिवर्सलिटी का मतलब हुआ कि यूनिवर्सल होना चाहिए, तो जो भी मॉरल एक्शन आदमी कर रहा है वो हर एक आदमी पर अप्लाई होना चाहिए। ठीक है, और रेसिप्रोसिटी का मतलब होता है कि आप दूसरों को वैसे ही करो जो आप अपने से एक्सपेक्ट करते हो। ठीक है, एज यू शुड बी डन बाय, डू एज यू शुड बी डन बाय। सच प्रीमाइसेस ऑफ मोरालिटी इज फाउंड इन रिलीजियस सिस्टम्स लाइक हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, जूडिज्म, बुद्धिज्म एक्सेट्रा। द सेकेंड फेमस थ्योरी इन द डेंटोलॉजिकल थ्योरी इज मॉरल एब्सोल्यूटिज्म। इसमें क्या बोलता है, जैसे पहले वाला उन्होंने यूनिवर्सल को बोला, अब यूनिवर्सली पूरा होना चाहिए। इसमें क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि भैया आप इसको, हम लोग डेंटोलॉजी को ड्यूटी एथिक्स भी बोलते हैं। ये मोरल एब्सोल्यूटिज्म जो हुआ, ये बोलता है कि भैया अब जो है द एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड्स पे काम करना चाहिए अगेंस्ट एनी मॉरल क्वेश्चन दैट मीन कैन बी जज्ड। अगेंस्ट दीज स्टैंडर्ड्स सर्टन एक्शंस आर राइट while others are wrong regardless of the context of the fact. For example, theft is wrong regardless of the context of the fact theft is carried out. It is ignores that sometimes the wrong act is done with the right consequence. तो क्या है ना कि एब्सोल्यूट मॉरल एब्सोल्यूटिज्म मतलब पूरा एब्सोल्यूट होना चाहिए कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, थेफ्ट इज़ रॉन्ग, चीटिंग इज़ रॉन्ग। ऑल दिस ये जो होता है ये आपके थेफ्ट पे आपके मॉरल एब्सोल्यूटिज्म पे आता है। देन इज़ द डिवाइन कमांड थ्योरी। देखिए आपका जब भी वर्ड ये डिवाइन वाला आया है ना, याद रखिएगा ये गॉड से रिलेटेड है। इसमें क्या बोलता है कि जो आपके एक्शन होते हैं, अगर जो भी आप काम करते हैं वो ऐसा होना चाहिए कि आप यू आर नॉट you are good in the eyes of God. If God has permitted it, the action that is performed by you, ऐसा होना चाहिए इसके कि जैसे आप कुछ कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, डेंटोलॉजिकल थ्योरी में यही हुआ ना कि हम काम पे ध्यान देखेंगे, हम लोग लास्ट का नहीं सोएंगे। जो अगर आप सोचें भगवत गीता का है, भगवत गीता में क्या जो बोला हुआ है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। व्हाट इज़ इट? इट इज़ लाइक कि आप अपने कर्म पे ध्यान दो, फल की इच्छा ना करो, यही है ना। तो वो ये बोल रहे हैं कि डिमांड थ्योरी है कि आप भैया अपने कर्म पे ध्यान दो,
फल की इच्छा ना करो, क्योंकि आप अगर अच्छे कर्म करोगे तो आपके फल अच्छे होंगे ही होंगे, राइट। नेक्स्ट इज योर कॉन्सिक्वेंशलिज्म और टियोलॉजी थ्योरी। देखिए कॉन्सिक्वेंशलिज्म और थ्योरी, कॉन्सिक्वेंशलिज्म जब बोले तो जब ये वो चीज़ जो आपके कॉन्सिक्वेंसेस पे बेस्ड है, आप जो भी काम कर रहे हैं अपने गोल, अपने रिजल्ट, अपने एक्शन ओरिएंटेड जो होंगे, जो आप इट इज़ रिजल्ट, इट इज़ नॉट एक्शन ओरिएंटेड, आई एम सॉरी, इट इज़ रिजल्ट ओरिएंटेड। आप रिजल्ट के बारे में सोच के कर रहे हैं। अब जब आपको लगता है, देखिए कुछ लोग कैसे बोलते हैं कि भैया हमको तो मेरे गोल से मतलब है, मेरा गोल सही है, हम अपने लाइफ में अपना जो गोल है दैट इज़ द ओनली थिंग इन माई लाइफ, एंड दैट गोल इज़ वेरी राइट विच इज़ गोइंग टू हेल्प लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीपल फॉर सम पीस और समथिंग। इसके लिए अगर मुझे झूठ भी बोलना पड़े, मुझे गलत काम भी करना पड़े तो हम करेंगे, ठीक है। तो ये नहीं सोचते कि भैया रास्ता क्या है, वो लोग सिर्फ काम करते हैं, ठीक है। तो कोर थ्योरी इज द एंड जस्टिफाइज द मीन, कि जो आपका जो एंड है अगर वो सही है तो रास्ता कोई बात नहीं है, आप जो भी रास्ता ले रहे हो, ठीक है। सो द मॉरली राइट एक्शन वुड प्रोड्यूस अ गुड आउटकम, while morally wrong action would produce bad outcome. Let's see. इसका अलग अलग थ्योरीज हैं। पहला है यूटिलिटेरियन थ्योरी। इसमें क्या होता है कि बोलते हैं कि ये विश्वास होता है कि सही काम वह है जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खुशी दे। इट ब्रिंग्स हैप्पीनेस टू मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। यही यूटिलिटेरियन थ्योरी है, ठीक है। क्या है कि आप देखिए, आपका थियोलॉजिकल थ्योरी या फिर जो थ्योरी है वो एंड रिजल्ट पे बेस्ड है। तो अभी है वो यूटिलिटी थ्योरी में बोले कि भैया ऐसा होना चाहिए हमारा काम जो मैक्सिमम लोगों को बहुत खुशी दे। हिडोनिज्म थ्योरी वाला बोलता है कि जो प्लेजर जो होना चाहिए, जो खुशी जो होनी चाहिए, जो प्लेजर होना चाहिए वो हमेशा सही होना चाहिए। ईगोइज्म बोलता है कि हम अपने लिए सबसे ईगो खुद के लिए होता है ना, ईगो इज आई, इड ईगो। तो आई जब हम लोग अपने बारे में बात करते हैं, जब हम अपनी खुशी के बारे में बात करते हैं, हम कुछ ऐसा काम करेंगे जो हमें सबसे ज़्यादा खुशी मिलेगा, तो हम उसे ईगो बोलते हैं। तो वो हम जब अपने इसके लिए कर रहे हैं तो दैट इज़ ईगो। एस्केटिज्म, ये दैट इज़ समथिंग बीइंग संत महात्मा, कि आप अपने खुद की खुशी को छोड़ के स्पिरिचुअल गोल को बोलते हैं कि यही राइट एक्शन है। काम हम ऐसा करेंगे, हम अपना जो भी काम करेंगे वो ऐसा करेंगे कि हमें देयर इज एब्सेंस ऑफ ईगोइस्टिक प्रेशर्स, पीपल नॉट थिंकिंग अबाउट सेल्फ, रादर पीपल आर थिंकिंग अबाउट स्पिरिचुअल गोल्स। एंड अल्ट्रुइज्म होता है कि जब लोग दूसरों के लिए ही जीते हैं, एज इन कि अपने बारे में नहीं सोचते हैं, वो दे आर केयरिंग अबाउट, दे लिव and they live for others and do not care about themselves. That is what is theology or consequentialism theory, which is judged by consequences. Next is the meta ethics. अब मेटा एथिक्स क्या होता है? मेटा एथिक्स और एनालिटिकल एथिक्स वो होता है जहाँ पे आपका जो वी डील विद द ओरिजिन ऑफ द एथिकल कॉन्सेप्ट्स इटसेल्फ, ठीक है। हम लोग ये नहीं बोलते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, मोरालिटी क्या है, दिस एब्स्ट्रैक्ट वे ऑफ थिंकिंग। हम लोग बोलते हैं, हम लोग इट डज नॉट टेल अस व्हाट टू डू। ये नहीं बोलता कि क्या सही है क्या गलत है वो करो, वो बस पढ़ रहा है भैया कि आखिरकार है क्या। तो इसमें अलग अलग टाइप के आते हैं, जैसे पहला है नेचुरल एंड नॉन नेचुरलिस्ट, उसके बाद है इमोविस्ट, एंड नेक्स्ट इज योर प्रेस्क्रिप्टिव्स, ओके। देन नाउ नेचुरलिस्ट एंड नॉन नेचुरलिस्ट क्या होते हैं? जैसे नेचुरलिस्ट है ना, ये इट वाज गिवन बाय डेविड ह्यूम, एंड ही बिलीव दैट वी ऑब्जर्व द वर्ल्ड अराउंड अस एंड क्रिएट मॉरल थ्योरीज टू फिट आवर ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। आपने ऑरेंज देखी, बोला भैया ऑरेंज तो गोल होता है, और ऑरेंज जो गोल होता है वो आपके ऑरेंज कलर का होता है, ठीक है। अब नेचुरल्स के हैं ये, इधर द थिंग्स आर इधर ट्रू और इट इज़ फॉल्स। ऑरेंज आई नो अगर गोल होता है, ऑरेंज कलर का होता है, बट द बिगनिंग ऑफ द ऑरेंज इज दैट ग्रीन, नो। वो लेमन भी आपका होता है, आपका संतरा भी होता है, अलग अलग होता है। बेसिकली कहने का मतलब ये कि जितने नेचुरल एंड नॉन नेचुरल्स होते हैं, दे बिलीव दैट द मॉरल लैंग्वेज जो होता है वो कॉग्निटिव का मतलब होता है जो भी आप जिसमें थिंकिंग एबिलिटी अप्लाई करते हैं वो कॉग्निटिव होते हैं।
कि वो आपके जितनी मॉरल लैंग्वेज है उसमें अपना दिमाग अप्लाई करते हैं, और दिमाग अप्लाई कर वाइट एंड ब्लैक में बोलते हैं ट्रू या फॉल्स। या तो कोई चीज़ ट्रू है या तो कोई चीज़ फॉल्स है, ठीक है। इमोटिविस्ट क्या करते हैं? इमोटिविस्ट करते क्या हैं? वो अपना इट इज़ वॉट इज़ राइट और रॉन्ग इज़ सिंपली एन इमोशनल रिस्पॉन्स टू अ सिचुएशन, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, कुछ मॉरल अटरेंसेस होते हैं जो कॉग्निटिव होने चाहिए, सोच के होने चाहिए, लेकिन होता क्या है ना कि एक इमोशनल रिस्पॉन्स होता है किसी भी सिचुएशन के कारण, ठीक है। तो इट कंसिस्ट ऑफ इमोशनल एक्सप्रेशंस ऑफ अप्रूवल और डिसअप्रूवल, एंड द नेचर ऑफ मॉरल रीजनिंग एंड जस्टिफिकेशन कैन बी इंटरप्रेटेड टू बी टेकन एन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉरल कंसिस्ट इन अकाउंट। यू कैन गो थ्रू इट। बेसिकली यही है, इमोटिविज्म होता है जब आपका वो थ्योरी होता है जिसमें कोई अगर सिचुएशन होती है, उस सिचुएशन में अगर आप कुछ काम करते हैं तो करना कि सही है कि गलत है, इसमें कुछ सही गलत नहीं, क्या सही है क्या गलत है, ये सिंपल एक इमोशनल रिस्पॉन्स होता है टुवर्ड्स अ सिचुएशन। फादर गेट्स वेरी एंग्री एट द सन फॉर सम रीज़न and asks him to leave the house, ठीक है। ये आप एथिकली लेके कि सही है गलत, कि द सन हैज़ बीन failing continuously in the board exam for past 5 or 6 years. The father is a very poor man, working really slogging hard, बहुत मेहनत कर रहा है। और ऐसा नहीं है कि बेटा मेहनत नहीं कर रहा है, बेटा ही मेहनत कर रहा है, लेकिन गुस्सा के अगर आप बेटे को घर से निकाल दोगे कि आप गुस्सा के उस समय तो गुस्सा के निकाल दिया, लेकिन वो ये इमोटिविज्म आ गया क्योंकि ही डिड नॉट इंटेंड टू डू दैट। वो गुस्सा में जो इमोशनल वेव है उसमें कर दिया, ठीक है। तो ऐसे टाइप के एथिक्स को हम लोग इमोटिविज्म कहते हैं। Prescriptivism is somewhat similar to emotism. It is when I say something is right, I am trying to get to think you the same. हम ये चाह रहे हैं कि मतलब वो जो पापा हैं वो गुस्सा के बेटे को निकाल रहे हैं, और बेटा बाहर बैठ के रोते रोते सोच रहा है हाँ ये जो मेरे पापा हमको निकाले ना, ये सही काम किए हैं, हम उतने लायक नहीं है, इतना मेहनत करते हैं मेरे लिए, उसके बाद भी हम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये आपके प्रिस्क्रिप्टिज्म में आ गया, ठीक है। जो आपके प्रिस्क्रिप्टिज्म में इज समवॉट सिमिलर अप्रोच आर्ग्यूइंग द मॉरल जजमेंट्स आर प्रिस्क्रिप्शंस और प्रोहिबिशंस ऑफ एक्शंस rather than statements of the fact about the world, right? Now next is the applied ethics. When we study about the applied ethics क्या होता है? Applied ethics होता है आपका, it deals with the philosophical examination of the moral standpoint or particular issue of public life में। ये आपका है इट हाउ डू वी टेक मॉरल एक्ट एंड देन वी पुट इट इनटू प्रैक्टिस। अप्लाइड एथिक्स यही है कि हम लोग मॉरल एक्ट को, कौन सा मॉरल एक्ट को लें और उसको हम प्रैक्टिस में कैसे लाएं, ठीक है। इसमें आपके जो जितने डॉक्टर्स, टीचर्स एक्सेट्रा वो लोग सब ओथ लेते हैं ना, रोल्स लेते हैं, तो क्या है कि अब वो लोग सारे जितने मॉरल एक्ट को लेके आते हैं, उससे रूल्स रेगुलेशंस लॉज बनाते हैं, उसे प्रैक्टिस में लेके आते हैं। इसके 6 डोमेन्स होते हैं, जैसे आपके आ गए डिसीजन एथिक्स, प्रोफेशनल एथिक्स, क्लिनिकल एथिक्स, बिजनेस एथिक्स, ऑर्गेनाइजेशन एथिक्स एंड सोशल एथिक्स। डिसीजन एथिक्स हो गया कि सही डिसीजन लेना है, आपको पता है कि कहीं भी गड़बड़ हो सकती है, बट फॉर प्रॉफिट पॉइंट ऑफ व्यू गलत डिसीजन नहीं लेना है। प्रोफेशनल एथिक्स, टाइम पे आना है, किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करनी है, देयर शुड बी नो नेपोटिज्म, सही काम करना है, काम के प्रति यू हैव टू बी डेडिकेटेड टू वर्क। क्लिनिकल एथिक्स जो डॉक्टर्स लेते हैं। बिजनेस एथिक्स वही आपके जो आप काम कर रहे हैं तो टीम वर्क रखेंगे, प्रॉपर काम करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं वो सब चीज़ करेंगे जो बिजनेस एथिक्स में हम लोग पूरा डिस्क्राइब भी करेंगे ही। ऑर्गेनाइजेशन एथिक्स जो अब एक ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो किया जाता है। सोशल एथिक्स डील्स विद व्हाट इज़ द राइटनेस एंड रॉन्गनेस ऑफ अ सोसाइटी, जिसमें कल्चर, इकोनॉमिक, रिलीजियस वगैरह सारा चीज़ आ जाता है। Now this is one thing I found, that is lessons from the lives of teachings of great leaders and reformers of administrators, ठीक है। तो इसमें आप देखें पर्सनालिटीज़ है, जैसे महात्मा गांधी, यू कैन जस्ट गो थ्रू इट वंस, इज नॉट नथिंग दैट वी हैव टू डिस्कस, बस दीज आर द ग्रेट रिफॉर्मर्स, ठीक है।
वो लोग जो हमारे एथिकल बिहेवियर को शेप करने में बहुत बड़ा, देखिए हमारा एथिकल बिहेवियर जो होता है, क्योंकि ये एथिकल बिहेवियर धीरे धीरे मोरालिटी में चेंज होती है, जो मोरालिटी में वाली थोड़ी चेंज होती है, फिर धीरे धीरे वही एथिकल बिहेवियर जब वो ज़रूरत बन जाती है ना, इट बिकम्स अ नेसेसिटी, तो वो रूल्स रेगुलेशंस लॉज में बदल जाते हैं। एथिकल है कि हम जो वर्कर्स हमारे यहाँ हैं उन्हें हम सही तरीके से रखें, उन्हें अच्छा सेफ्टी, उन्हें अच्छा वेलफेयर वगैरह का काम करने का प्रोवाइड करें। तो पहले जब शुरू हुआ तो एज एथिक्स शुरू हुआ, धीरे धीरे जाते जाते ये ना लॉज बनने लगे। तो क्या होता है कि दे आर वेरियस पर्सनैलिटीज वी शुड नो जो who has shaped up making the various ethical theories, who had the waves who have shaped up making the various ethics, who have influenced the way the community, the society has functioned over the various period of time. And there is a very eminent people, महात्मा गांधी हम लोग सब जानते हैं। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, नेल्सन मंडेला जिन्होंने साउथ अफ्रीका को आज़ादी दिलाई, इब्राहिम लिंकन, मार्टिन जून आर्थर, राजा राम मोहन रॉय जिन्होंने सती हटाया, एक बहुत ही क्रूअल प्रथा जो पता नहीं और कितने दिनों तक चलता बट फाइनली हटाया। स्वामी विवेकानंद ये इक्वालिटी में बिहेव करते थे, बिलीव करते थे, सेल्फ बिलीफ उनकी होती थी। बी आर अम्बेडकर, दीज आर द पीपल हु बिलीव, उस समय जब ये बी आर अम्बेडकर जी की बात करते हैं या हम लोग जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी लोगों की बात करते हैं, तो ये सोचे उस समय था ब्रिटिश रूल, अंग्रेज़ों का रूल। कभी कभी आप देखेंगे तो होता क्या कि दीज पीपल हैव बीन रूलिंग फॉर सच अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। उनको पूरा ओवरथ्रो करना, उनके साथ में बैठ के उनसे बातें करना, आज वो नहीं होते। दे हैव, वी नीड टू हैव अ लीडर, समबडी हु शुड स्टार्ट अ कैंपेन, लॉट्स ऑफ पीपल आउट देयर, बट दीज आर द, उनका अपना एक वैल्यूज़ था जिसके हिसाब से वो काम करते थे। मदर टेरेसा थी जिन्होंने सब चीज़ छोड़कर कैलकाटा के लोगों के लिए काम किया। वर्गीस कुरियन थे, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ उन्होंने बनाए। एम.एस. स्वामीनाथन जो आपने ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा होगा। सैम पिटोरडा, सेल्फ बिलीव, एंटरप्रेन्योरशिप एक्सेट्रा, वो सब पॉलिसी मेकिंग, इनोवेशन एक्सेट्रा में उन्होंने बिलीव किया। ई श्रीधरन, पंक्चुअलिटी, सेल्फ बिलीव। It is just for your knowledge, just read it once. It is that you're studying about business ethics, you're studying about ethics, you should know who are the ethical people in our history, क्योंकि हम लोग स्कूल में भी हिस्ट्री पढ़े ना। हिस्ट्री हम लोग इसलिए पढ़े क्योंकि हम उनसे कुछ सीख सकें, राइट। ऑब्वियसली चेंजेस होती रहती हैं, तो ये सब लोग, ये वो लोग हैं जिनका जो वैल्यू है, जिनका बिलीव है, उन्होंने हमें अफेक्ट कर रखा है। नाउ नेक्स्ट वी स्टडी अबाउट द बिजनेस एथिक्स गाइडलाइंस टू डिटरमिन एथिकल एक्शंस। ठीक है, तो क्या गाइडलाइंस होंगे कोई भी बिजनेस एक्शंस, अगर आप कोई भी बिजनेस एक्शन का आप ले रहे हैं तो क्या क्या गाइडलाइन होना चाहिए। पहला है, गोल्डन रूल है कि आप वैसे ही काम करो भैया जैसे आप दूसरे एक्सपेक्ट करते हो कि आपके साथ करें। उसके बाद आता है यूटिलिटेरियन अप्रोच। यूटिलिटेरियन अप्रोच में क्या होता है, इट इज़ फॉर द हैप्पीनेस और यूटिलिटी ऑफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, इसमें क्या होता है, ग्रेट नंबर ऑफ पीपल, नोबेल प्राइज विनिंग इकोनॉमिस्ट मिल्टन फ्रीडमैन आर्ग्यूज दैट यूजिंग सोर्सेज इन वेज दैट डू नॉट clearly maximize shareholder interest amounts to spending owners money without their consent is equivalent to stealing। तो इसमें बेसिकली यूटिलिटेरियन अप्रोच में बोलता है कि आप फोकस करो रिजल्ट्स पे, एक्शंस पे नहीं, ये मोटिव्स पे, और ताकि सबकी सबका अच्छा हो सके, मैक्सिमम हैप्पीनेस टू मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। देन कैंस कैटेगोरल इम्पेरेटिव अप्रोच, जिसे यूनिवर्सल अप्रोच बोलते हैं। इसे बोलते हैं काम ऐसे आप करो कि वो यूनिवर्सल लॉ और रूल ऑफ बिहेवियर के हिसाब से हो। ऐसा कब कोई सिचुएशन अगर आ गया, कोई प्रॉब्लम अगर आ गया और आपके पास सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो आप यूनिवर्सली उसको अप्लाई करने की कोशिश करो। यू शुड चूज़ अ कोर्स ऑफ एक्शन दैट बिलीव यू कैन अप्लाई टू ऑल पीपल, सब लोगों पे आप कर सकते हो। प्रोफेशनल एथिक्स को आप फॉलो करना चाहिए, जो इनमें डिसइंटरेस्टेड ग्रुप्स ऑफ पीपल्स और कलेक्शन जो प्रोफेशनल कलीग्स हैं उनको परेशान नहीं करके, लेकिन प्रोफेशनल एथिक्स फॉलो करके उनको साथ में लेके काम करना चाहिए।
TV test is something which I say, कि when I say if me as an individual, if you talk about me, हम लोग अगर बात करें तो हम ये कहते हैं कि कोई ऐसा काम ना करो जिससे हम अपनी बेटी को अपना चेहरा ना दिखा सकें, हम अपनी बेटी को किसके बारे में नहीं बता सकें. My child is growing up. I will never ever do anything which I won't be able to tell her. I will never ever do anything जिसके बारे में, क्योंकि she is like the benchmark. वो ये हो जाती है कि उसी के सामने she is the face, she should be proud. Being a parent now, I want her to be proud of me. तो अब जब टीवी टेस्ट होता है तो बस यही चीज़ होता है कि आप कुछ भी ऐसा काम करें कि अगर आपकी इंटरव्यू हुई और आपको टीवी पे आना पड़ा और आपको पब्लिकली एक्सपोज होना पड़ा तो आपके पास छुपाने के लिए कुछ नहीं हो. लीगल टेस्ट और जस्टिस अप्रोच होता है ये डिसाइड करना कि जो प्रपोज एक्शन है वो ये डिसीजन है, जो ये प्रपोज एक्शन डिसीजन लीगल है कि नहीं है. जो जस्टिस अप्रोच होता है वो आपके सारे डिसीजंस को एवेलुएट करता है और बिहेवियर देखते हैं, कॉस्ट और बेनिफिट के हिसाब से देखता है और सारे इंडिविजुअल ग्रुप्स को भी कंसिडर करता है, देखता है सारे रूल्स वगैरह फॉलो किए गए हैं कि नहीं, और देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन, एंड इफ देयर इज सम डिस्क्रिमिनेशन इट शुड बी कंपनसेटेड. 4-way टेस्ट होता है कि देयर आर 4 क्वेश्चंस दैट नीड्स टू बी आस्क्ड द मैनेजर्स. फर्स्ट, is the decision truthful? Okay. Is it fair to all the concerned? सब लोगों को फ़ायदा हो रहा है. Will it build goodwill and better friendship? एक अच्छा ब्रांड नेम बनाएगा, अच्छा फ्रेंडशिप, अच्छा रिलेशनशिप बनाएगा. Will it be beneficial to all concerned? सारे लोगों को बेनिफिशियल होगा. ये सारे क्वेश्चन 4-way क्वेश्चंस जो आंसर कर पाते हैं तो आपके गुडविल टेस्ट में चले गए. देन आपके नेचुरल ड्यूटी टेस्ट. This principle requires that decisions and behavior are based on natural principles. Natural principles क्या हुए कि आप पहले हेल्प करो उनको जिनकी ज़रूरत हो. हेल्प ऑल दोज हु आर इन नीड. किसी को हार्म ना करो, किसी को अननेसेसरी परेशान ना करो, हो सके तो सपोर्ट करो. ये सारे चीज़ आप कर लो. ये आप काम कर रहे हो, अगर आपके काम करने से ये 4 यूनिवर्सल ड्यूटीज़ पूरी हो रही हैं तो आपका काम पूरा हो रहा है. मॉरल राइट टेस्ट. हर एक इंसान को, एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री हैज़ सर्टेन फंडामेंटल्स राइट्स एंड फ्रीडम्स, राइट. हमारा तो वी हैव बीन स्टडिंग अबाउट द वेरियस फंडामेंटल्स राइट्स एंड फ्रीडम्स राइट फ्रॉम द स्कूल डेज. पढ़े ना, तो हमारे राइट्स एंड फ्रीडम्स, हेल्थ एंड प्राइवेसी के बारे में सब चीज़ को हमें पता है. तो मॉरल राइट टेस्ट होना चाहिए कि जो एम्प्लॉयज़, जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं कंपनी के, एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयर्स, शेयर होल्डर्स जो भी हैं, वो लोग सब कोई का कहीं भी तरीके से कहीं से उनको डिसीव नहीं कर रहे हैं. किसी इंटेंशनली या अनइंटेंशनली किसी भी तरीके से उनसे कोई बातें छुपाई नहीं जा रही हैं. नाउ वैल्यू इन बिजनेस. हम लोग वैल्यूज़ इन बिजनेस का बात करें तो वैल्यूज़ क्या होता है? वैल्यूज़ डिफाइंस व्हाट इज़ गुड और व्हाट इज़ रॉन्ग, व्हाट इज़ गुड और बैड और व्हाट इज़ राइट और रॉन्ग. वो बेसिकली गाइड करता है कि हमें अपना बिजनेस सही कई तरीके से करना चाहिए. देखिए क्या होता है, जब हम लोग छोटे बच्चे थे तब से हमें ये समझाया जाता है वाया एक्शंस गाइडेड बाय आवर पेरेंट्स, टीचर्स, फ्रेंड्स, सोसाइटी कि सच्चा बनो, अच्छा बनो और मेहनत करो. यही सिखाया जाता है ना, सच्चा बनो, अच्छा बनो, मेहनत करो, बड़े बनने की कोशिश करो, दूसरों को हर्ट नहीं करो, दूसरों की हेल्प जहाँ तक बन सके दूसरों को हेल्प करो. और इफ़ यू आर बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ हैव्स, तो जो हैव नॉट्स होते हैं उनको हेल्प करो, सेल्फ, दूसरों को रिस्पेक्ट करो. ये सब सिखाया जाता है और ये सब चीज़ जो हमें सिखाते हैं वो जाके हमारा एटीट्यूड बनाता है. वी हैव डिस्कस दिस इन प्रीवियस स्लाइड एज वेल. वो जाके हमारा एटीट्यूड बनाता है. तो ऐसा समझें, आपके पेरेंट्स हु आर योर फर्स्ट टीचर्स, आपके टीचर्स, आपके पीयर ग्रुप्स जिसके साथ आप सबसे ज़्यादा हैंग आउट करते हैं, आपके एसोसिएट्स, आपके फ्रेंड्स, वो सबसे ज़्यादा आपका एक आपका दे मेक अप द थिंकिंग अबाउट यू, राइट. आपके थिंकिंग को बहुत अच्छे से वो लोग एक इफ़ेक्ट करते हैं. तो फ्रॉम मैनेजरल पॉइंट ऑफ व्यू इसलिए ये सारे जो चीज़ें होती हैं हमारे काम करने में भी इफ़ेक्ट होती हैं. फ्रॉम मैनेजरल पॉइंट ऑफ व्यू जब आप ये सारे वैल्यूज़ को लेके आते हैं, सही काम करने का वैल्यूज़ को लेके आते हैं,
क्योंकि मैनेजर जब बिज़नेस करने आ रहा है या कोई भी आदमी बिज़नेस करने आ रहा है तो बोलता है तो वी कम तो बिज़नेस, इफ़ यू कम टू बिज़नेस वी कम फॉर प्रॉफिट। तो प्रॉफिट अगर बनाना है तो इतना हम लोग अच्छे से लेके चलेंगे तो प्रॉफिट कहाँ से बनाएंगे। बट द फैक्ट इज़ कि अगर आप प्रॉफिट के लिए भी आ रहे हैं तो आप अगर बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड पॉइंट लेके आ रहे हैं तो आपके प्रिंसिपल्स कॉन्सेप्ट आपकी जो एक्टिविटीज़ है वो बहुत मेहनत से करके बनाया है, बहुत सैक्रिफाइसेस किए हैं, तो आप समझेंगे कि कितनी ज़रूरत हो जाती है वो सही से काम कराने के लिए। तो अगर आपके जितने भी लॉज बने हुए हैं, कंपनसेशन लॉ, फैक्ट्रीज लॉ, जितने भी लॉज बने हुए हैं उनको सही तरीके से इम्प्लीमेंट कराना, वैल्यूज़ मनाना, मैनेजर्स के साथ अच्छे से बात करना, अच्छे से काम करना, अपने सबऑर्डिनेट्स को अच्छे से लेके काम पे चलना, एंड देन यू हैव टू मेक श्योर दैट योर गोल्स एंड द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस दे मैच एंड दे आर अलाइन टुगेदर, बोथ ऑफ यू वर्किंग टुगेदर, एवरीबडी इज़ हैप्पी। इनसे अगर ये सारा चीज़ अगर हो जाता है तो क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन क्या प्रॉफिटेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। इससे क्या होगा, ऑलराउंड डेवलपमेंट होएगी। ये नहीं इसकी सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट होएगा, उस पर्सन का पर स्टैंडर्ड इनकम बढ़ेगा। उसके बाद आपका इकोनॉमी का पर स्टैंडर्ड कैपिटा इनकम बढ़ेगा। इन जनरल इकोनॉमी बेहतर होएगी। ठीक, बिकॉज यू फॉलो इमोरल बिहेवियर्स, आपका सही मॉरल वाला बिहेवियर्स अगर आप नहीं भी फॉलो करते हो ना तो कुछ दिनों तक तो अच्छे से जा सकता है, लेकिन धीरे धीरे प्रॉब्लम हो जाती है। बिहेवियर्स एंड द इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन बिहेवियर, एज आई सेड, पेरेंट्स, टीचर्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स एक्सेट्रा हमारे बिहेवियर्स को अफेक्ट करते हैं। वी हैव बीन टोल्ड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स एंड टीचर्स, बी काइंड टू पीपल। अभी का जो लॉकडाउन का समय है, लोग कहते हैं कि अगर आपके पास पैसे हैं, आपके पास कैसे हैं, तो किसी भी तरह से उनमें से किसी एक जन को मदद कर सको। देयर वाज एन आर्टिकल इन द पेपर टुडे जहाँ पे पूरा एडॉप्शन पेपर्स का दिखा रहा था कि कैसा एडॉप्शंस चल रहा है। देयर इज गर्ल विच हु इज एडॉप्टेड एंड हु कैन नॉट गो बैक, शी इज़ टेकिंग देयर इज़ वन पर्सन विथ टोटल मेंटल डिसेबिलिटी, 1-1.5 साल की उसको लेके जाए थे कि उसका पूरा कान का इलाज कराएंगे। दूसरे का दिखाया एक छोटी सी लड़की जो वो डंडा लेके चल रही है एंड बोल रही है कि मेरी मम्मा कब आएगी। तो है कि अगर आप में ह्यूमन वैल्यूज़ होते हैं तो जो लोगों की आप हेल्प कर सको, जिस तरह से हेल्प कर सको, जहाँ से भी हेल्प कर सको, and helping, there was this person, this lady, I forgot her husband's wo, I remember 10-15 years back, I met her for the first time and I was totally mesmerized. प्रोबेशन होम के कुछ बच्चों, कुछ लड़कियों से लेके वो काम कर रही थी एंड आई वाज लाइक कि मैम मुझे भी आपके जैसा काम करना, आई रियली वांट टू बी लाइक यू। एंड आई रिमेंबर शी सेड, चैरिटी बिगिंस एट होम। सबसे पहले तो घर के बुज़ुर्गों की सेवा करो। यही हुआ ना वैल्यूज़ ऑन इम्पैक्ट ऑन द ह्यूमन बिहेवियर। आप अपने बुज़ुर्गों की सेवा करो, आप अपने बच्चों की सेवा करो। आपके बच्चे, आपके छोटे भाई बहन आपके फ्यूचर हैं, आप हम लोगों के फ्यूचर हैं। आप लोग जैसे चलेंगे, जैसे ड्रग्स बनाएंगे, जैसा आप लोग मेडिसिन्स बनाएंगे, जैसा आप लोग काम करेंगे, हम लोगों के समय की इकोनॉमी अभी जैसा चल रहा है, इकोनॉमी बहुत अनस्टेबल हो गई है। आप लोग हम इसकी इकोनॉमी को बूम पे ला सकते हैं। जो हमारे बच्चे हैं उसको और आगे बढ़ा सकते हैं। जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उन्होंने हमें बनाने के लिए बहुत मेहनत की है, उनकी सेवा करो। एंड दैट वाज थिंग आई नेवर फॉरगॉट, लाइक चैरिटी बिगिंस एट होम। सबसे पहले अपने बुज़ुर्गों और अपने घर वालों की सेवा करो, उसके बाद सबकी सेवा। दिस इज़ नॉट सेल्फिशनेस, इट इज़ नॉट सेल्फिशनेस। सेल्फिशनेस इज़ व्हेन यू थिंक अबाउट योर सेल्फ, योर स्पाउस एंड योर चिल्ड्रन, दैट्स इट। नो, आपका होता है यू हैव टू थिंक अबाउट योर ग्रैंड मदर, यू हैव टू थिंक अबाउट योर छोटे बच्चे हैं, आप अपने ग्रैंड मदर को एक ग्लास पानी दे दो, उनको आप जाके दवाई पकड़ा दो। इट मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस, it make a lot of difference that relationship between you and your grandmother will she's not there for very long, लेकिन आप उनको जब मदद करते हो, उनका काम करते हो, तो you will feel good एंड वो आपके वैल्यूज़ को बढ़ाएगा,
आपके वैल्यूज़ को जो बढ़ाएगा सो सिर्फ अभी नहीं काम आएगा, इन लॉन्ग रन आप जब तक आप रहेंगे, आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, आप जिस फैमिली में रहेंगे, जिस फैमिली के पार्ट में रहेंगे, उन सब में हेल्प करेगा। ऑर्गेनाइजेशन वाइज आप यही लोग चाहता है कि मैनेजर्स आपको सिचुएशंस भी दी जाती हैं, कि आपको सिचुएशंस दिया जाएगा केस स्टडीज़ वगैरह में, जब इंटरव्यूज़ वगैरह होती हैं तो आपको सिचुएशंस भी दिया जाएगा कि अगर कुछ ऐसा इमोशनल सिचुएशन है तब उसको कैसे हैंडल करोगे। तो इट डज़ नॉट कम इंस्टिंक्टिवली, नो, इट कम्स बाय प्रैक्टिस। It is something you see your parents doing to your grandparents and your parents doing to you, and how you interact with your grandparents, ठीक है। तो ये सब जो चीज़ें हो जाती हैं ये आपके इनबिल्ड हो जाते हैं, तो ये आपको बनाना नहीं पड़ता है, ये आंसर्स आप ऑटोमेटिकली आते हैं। बिकॉज यू सी दीज डेज द कंपनीज विच डू कम, नो, दे डू नॉट टेक आउट की जो बेस्ट आ रहा है उसको लेके जा रहे हैं। अभी क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी वो करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ऑलराउंडर हो, जिसमें वो टीम बिल्डिंग का बात हो। टीम बिल्डिंग है बाद में, इफ़ यू टॉक अबाउट योर फैमिली हु हैज़ द टीम बिल्डिंग, योर मदर हैज़ द टीम बिल्डिंग, more than mother, the grandmother has a team building. Imagine your grandmother being a close knot between your father, all your your cousins and everyone whatever anyone does gives the call to the grandmother and we know कि everybody is okay, ठीक है। तो उससे ये टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज होता है, आप में वो टीम बिल्डिंग और लीडरशिप वाली क्वालिटी डेवलप होती है वाया जस्ट बीइंग वाया विथ योर फैमिली। एंड एक आप दवा पकड़ा दो, हाँ माँ ठीक हो, एक दवा पर खा लो, समय पर दवा खाना खाया, दैट इज़ ऑल विल मेक द डिफरेंस। ये क्या होगा, ये आपके एटीट्यूड को डेवलप करेगा। एज आई सेड, आपके जो एटीट्यूड्स होती हैं, जो फर्स्ट हमारे स्लाइड में था, जो एटीट्यूड होती हैं वो आपके रिलीजन से, आपके एजुकेशन से, आपके बिहेवियर सबसे डिपेंड करती हैं। आपका फैमिली आपका फर्स्ट एजुकेशन पॉइंट होता है। तो कुछ नहीं, आपका फैमिली वो होता है जो आप बनाते हो, ठीक है, क्योंकि अब आप लोग बड़े हो गए हो। ये बोल के कि नहीं पापा गुस्साते हैं, मम्मी गुस्साती है, ऐसे, अब तो आपकी बारी आ गई। तो आप कैसे करते हैं, आप एक कप चाय लेके बना दो, शाम की एक कप चाय ही बना दो, साथ में बैठ के एक कप चाय पी लो, कुछ बना दो। अभी लॉकडाउन में लॉट्स ऑफ dishes were prepared. The dishes were not prepared because people were experimenting. The dishes were prepared so that it brought people closer, sitting on one table, eating together, enjoying the dishes and talking. And that talking makes closer. तो आपके जितने भी, मेरा कहने का मतलब ये हुआ, ये आपका वैल्यू बिल्डिंग एक्सरसाइज होता है। आपका जब ये वैल्यू बिल्डिंग एक्सरसाइज होता है, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। अभी आप अगर देखिएगा सीबीएसई का, मेरे बच्चे सीबीएसई में पढ़ते हैं, सीबीएसई के बुक में आप देखिएगा तो आपके इंग्लिश और हिंदी के में भी जब चैप्टर्स ख़त्म हो जाते हैं तो आपका एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस होता है। एंड आई वाज सीइंग द असाइनमेंट साइट नाउ, असाइनमेंट में कोई बुक से क्वेश्चन नहीं दिख रहा था, सारे वैल्यू बेस्ड दिख रहे थे। क्यों? क्योंकि दे वांट यू टू कनेक्ट टू द वैल्यूज़, और आपका वैल्यूज़ से कनेक्ट करने का बेस्ट वे इज़ हाउ टू कनेक्ट टू योर फैमिली, राइट। और ये वाला चीज़ जो होता है आपका ओवरऑल आपका जो एटीट्यूड चेंज करता है, आपका वो एग्रेसिवनेस चेंज करता है, राइट। और अभी जो है मान लीजिए आप और अगर कभी कभी इंडिविजुअल्स का ये भी हो जाता है, कभी कभी प्रॉब्लम्स ये हो जाती है कि इंडिविजुअल्स अपने कलर क्लासेस में आते हैं, मतलब कि कुछ और एक्सपेक्ट करके इस ऑर्गेनाइजेशन में आ रहे हैं, लेकिन वहाँ पे जाके वो लोग देखते हैं कि अरे यहाँ पे तो ये मेरिट पे नहीं हो रहा है, पार्शियलिटी भी बढ़ जा रही है। तो कभी कभी ना आपकी जो वैल्यूज़ जो होते हैं, इट ओवर पावर्स ऑब्जेक्टिविटी और रैशनलिटीज़, आई एग्री। But in the long run, I'm telling you, in the long run, what happens is your values, your attitudes, your behavior, it helps in building up the society, it helps in building up the organization. Because business ethics is one chapter, but you should also be studying about organization culture. Culture कैसे बनाओगे आप? अपने वैल्यूज से बनाओगे ना आप, और you will be studying about organization development. Being HR people, you will be developing organizational culture. आपका काम होगा ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर डेवलप करना, आपका काम होगा ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट का टूल्स निकालना। तो आप कैसे निकालोगे? टूल्स निकालने के लिए आपको ज़रूरत है कि घर में देखो, घर में अपने फैमिलीज़ को देखो, एंड यू विल फाइंड आउट द वे आउट, राइट। एंड आई होप द लास्ट पार्ट वॉज नॉट बोरिंग, समथिंग फ्रॉम द हार्ट आई जस्ट वॉन्टेड टू नो, एंड I hope I could make things clear to you. If you do have any doubts, put in the comment section. I shall revert back to you. And
maintain social distancing, and if you did like my video, put a like sign, subscribe to my channel, and please do not forget to press the bell icon. You shall be getting all the regular updates. Happy learning, stay safe, bye bye.